तो राम राम भाई सारे स्टूडेंटन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दीपक रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर बायोलॉजी का जो पहला सेट है उसका सेक्शन बी, जिसमें हमें सारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो 2 मार्क्स के हैं। तो ये जो हमारा जो शुरू होने जा रहा है ये शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 1 to 18 हम कल कर चुके थे, तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पाथ ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट इज गिवन बिलो, प्रोवाइड द मिसिंग स्टेप्स इन ब्लैंक बॉक्सेज। तो देखिए हमें पाथ क्या गिवन है, तो हमें गिवन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद हमें गिवन है रेटे टेस्टिस, उसके बाद हमें दे रखा है ए, मतलब कि हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। उसके बाद हमें गिवन है एपिडिडमस, उसके बाद हमें गिवन है बी में हमें बताना क्या आएगा, और उसके बाद दे रखा हमें यूरेथ्रा। तो देखिए होता क्या है, जो हमारा स्पर्म ट्रांसपोर्ट का जो पाथ हुए वो होता सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से हमारे जो स्पर्म्स हैं वो जाएंगे रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से हमारे जो स्पर्म है वो जाएंगे वासा एफेरेंशिया में, वासा एफेरेंशिया से हमारे जो स्पर्म है वो जाएंगे एपिडिडमस में, एपिडिडमस से जो स्पर्म्स हैं वो जाएंगे वासा डिफरेंस में, और वासा डिफरेंस से जाएंगे यूरेथ्रा में। तो हमारा एक ही जगह पे तो आएगा वासा एफेरेंशिया, और बी की जगह पे हमारा आएगा वासा डिफरेंस। तो देखिए बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है कि पहले वासा एफेरेंशिया आएगा वासा डिफरेंस आएगा। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। वो छोटी सी ट्रिक क्या है, हमारे जो गवर्नमेंट इंडिया उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ईडी, बोले तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसमें क्या आ रहा है, पहले ई आ रहा है, उसके बाद डी आ रहा है। तो पहले क्या आएगा हमारा, ई आएगा, ई फॉर एफेरेंशिया, डी फॉर डिफरेंस। तो इसको जो याद रखने की ट्रिक है वो है ईडी, ई फॉर एफेरेंशिया, डी फॉर डिफरेंस। तो यहाँ पे ए की जगह पे तो आएगा वासा एफेरेंशिया और बी की जगह पे आएगा वासा डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हो जाता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द F1 जनरेशन मेंडल पॉलिनेटेड ए प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट with a pure breeding dwarf plant, but for getting the F2 generation he simply pollinated the tall F1 plants. Why? तो देखिए होता क्या है, तो मेंडल ने क्या किया था, उसने जब उसने अपनी क्रॉसिंग करवाई तो उसने क्या किया, जो F1 जनरेशन के जो पेरेंट्स लिए थे F1 जनरेशन के लिए, तो उसने उनको लिया क्या, प्योर, एकदम प्योर, बोले तो होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ। तो होमोजाइगस टॉल के लिए क्या आएगा, कैपिटल टी, और होमोजाइगस ड्वार्फ के लिए क्या आएगा, स्मॉल टी। तो हुआ क्या, इनके जो गेमीट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये इनके क्या हो गए, गेमीट हो गए। तो इनसे जो हमें F1 जनरेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि फिनोटिपिकली क्या होगी, टॉल होगी। तो ये हमारी क्या, F1 जनरेशन। तो हुआ क्या, उसने F1 जनरेशन की क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। उसने सेल्फिंग क्यों कराई, क्योंकि होता क्या, गेमीट बनने के दौरान तो हमारे जो क्या होते हैं, एलील होते हैं, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसमें जो F1 जनरेशन के जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे हमें क्या, सारे के सारे ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड। तो उसमें क्या था कि अगर हम इनकी सेल्फिंग कराते हैं तो हमें जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स थे वो सारे के सारे हमें मिल गए, जीनोटिपिकली भी और फिनोटिपिकली। इसलिए मेंडल ने F1 जनरेशन वालों की क्या करवाई थी, सेल्फिंग करवाई थी। तो नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21।
तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? 21 बोल रहा है मैनी माइक्रोबियल पैथोजेंस एंटर द गट ऑफ ह्यूमंस अलोंग विद फूड, व्हाट आर द प्रिवेंटिव बैरियर्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सच पैथोजेंस, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी डू यू ऑब्जर्व इन दिस केस। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बोला कि जब हम फूड को लेते हैं तो फूड के साथ होता क्या, बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो हमारी बॉडी उन पैथोजेंस से कैसे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। तो देखिए यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कैसे कैसे काम करता है। तो हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में 4 बैरियर आते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर और सेल्यूलर बैरियर। तो होता क्या, फिजिकल बैरियर में हमारा जो सबसे मेजर जो बैरियर है वो क्या, स्किन क्या करती है, बॉडी में बाहर से आने वाले पैथोजेंस की एंट्री को रोकती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा हमारा, सलाइवा, म्यूकस, HCl, तो ये सारे किस्में आ जाएंगे हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाएंगे। साइटोकाइन बैरियर में क्या आएंगे हमारे, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन, जो कि किस में आते हैं, साइटोकाइन बैरियर में। और सेल्यूलर बैरियर में हमारा मेजरली जो आएगा वो आएगी WBC, और WBC का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या, लिम्फोसाइट। देखिए होगा क्या, जैसे ही हम फूड को एंटर करेंगे, फूड को लेंगे, फूड का इंजेक्शन करेंगे, तो होगा क्या, सबसे पहले जो जैसे फूड हमारे माउथ में जाएगा तो होगा क्या, जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, मीन्स बैक्टीरिया को क्या कर देता, किल कर देता। आप सभी को कमेंट सेक्शन में इस बात का आंसर देना है कि जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये बैक्टीरिया को कैसे किल करता है, कैसे ये एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो स्टोमक में जब फूड जाएगा तो उसके लिए क्या होता है, HCl होता है। तो ये हमारे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है किससे, पैथोजन से। तो ये हमारे फूड को क्या करते हैं, पैथोजन से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये जो सारे के सारे जो मेथड हैं ये किस टाइप की इम्यूनिटी में आते हैं। जैसा कि हमें पता है इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पहले का तो इसमें 2 पार्ट में पूछा गया हमें आंसर कि कैसे कैसे उन पैथोजन से हमारा जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट करेगा। तो उस समय तो ये सारे आ जाएंगे कि जो सलाइवा होता है वो उसके अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम होता है, जो कि क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। और जो HCl होता है वो पैथोजेंस को क्या कर देता, किल कर देता। दूसरा पार्ट हमें पूछ रहा है कि ये किस टाइप की इम्यूनिटी है, तो उसके लिए हमें पता चलेगा ये जो है वो है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 खत्म होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 22। तो 22 क्वेश्चन में क्या बोला, इन रिलेशन टू एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 10 kg ऑफ डियर्स मीट इज इक्विवेलेंट टू 1 kg ऑफ लॉयंस फ्लैश। तो पहले एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो डियर होता है उसका 10 kg मीट, मीन्स 10 kg मीट ऑफ डियर, ये किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है 1 kg फ्लैश ऑफ लॉइन। तो देखिए होता क्या, जैसा कि हमने पढ़ा था 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या बोलता है कि जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे तो हमारी ओनली 10% एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। बाकी की 90% जो हमारी एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में एज ए वेस्ट रिलीज हो जाएगी। तो हम एज्यूम करते हैं एक सिंपल फूड चेन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी एक सिंपल फूड चेन है, ग्रास को कौन खा रहा है, डियर को कौन खा रहा है, लायन। तो मान के चलो यहाँ पे ग्रास में हमारी थी 1000 जूल एनर्जी, तो डियर को इससे कितनी मिलेगी, डियर को इससे मिलेगी 100 जूल, और लॉयन को इससे कितनी मिलेगी 10 जूल, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या फॉलो हो रहा, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो यही हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो डियर के लिए जो 10 kg में मीट होगा वो लॉयन के 1 kg फ्लैश के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अप्लाई होता है।
तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका और करके एक पार्ट दे रखा है, उस पार्ट को हम समझ लेते हैं कि और वाले पार्ट में क्या कह रहा हूं। What are the shortcomings of ecological pyramids in the study of ecosystem? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड होते क्या हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी फूड वेब में या फूड चेन में, किसी की टर्म में, इन टर्म ऑफ एनर्जी, बायोमास और नंबर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स की जो लिमिटेशन, शॉर्टकमिंग्स मींस लिमिटेशन क्या है, तो यहाँ पे इसकी दो लिमिटेशन बतानी है हमें। तो इसकी जो लिमिटेशन है तो क्या, पहली लिमिटेशन तो क्या कि देखिए कि जो हमारा कोई भी इकोसिस्टम होता है उसके तीन सबसे मेजर कंपोनेंट होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। लेकिन जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड होता है उसमें डीकम्पोजर्स के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो देयर इज नो प्लेस फॉर डीकम्पोजर्स, देयर इज नो प्लेस फॉर डीकम्पोजर्स। दूसरी बात क्या, यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल्स में ऑक्यूपाई हो रहा है तो ये उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई भी इंसेक्ट है जो कि एक ओमनिवोर है, वो सीड्स वगैरह भी खा लेती है और क्या कर लेती है, आपका इंसेक्ट वगैरह भी खा लेती है। तो जहाँ पे वो सीड्स वगैरह खा रही है तो वहाँ पे तो वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगी। जहाँ पे वो इंसेक्ट वगैरह खा रही है वहाँ पे वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में हमें जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो कुछ भी नहीं बताते हैं। तो या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि हमें फूड वेब के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। तो दे डू नॉट एकोमोडेट फूड वेब, फूड वेब। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला, व्हाट डज H in D and थर्ड रेफर टू द एंजाइम हिंद थर्ड। तो जो हिंद थर्ड जो एंजाइम है इसमें क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो जो हिंद जो एंजाइम है उसमें H, IN, D और थर्ड किस किस चीज को डिनोट करता है उस चीज के बारे में हमको बताना है। तो H4 मतलब होता है हीमोफिलस, हीमोफिलस। IN फॉर इन्फ्लुएंजा। D यहाँ पे क्या, स्ट्रेन। और जो ये रोमन नंबर थर्ड है यहाँ पे, ये किसको डिनोट करता है, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। तो देखिए होता क्या है, जो हमारा रूल्स ऑफ नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो क्या बोलता है कि जो फर्स्ट लेटर है वो किसको डिनोट करता है, जीनस को। सेकंड और थर्ड लेटर किसको डिनोट करता है, स्पीसीज को। फोर्थ लेटर किसको डिनोट करता है, स्ट्रेन को। और जो रोमन नंबर है वो किसको डिनोट करता है, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी को। तो हमारा जो H है, H फॉर हीमोफिलस जो कि क्या है इसका जीनस है, IN फॉर इन्फ्लुएंजा जो क्या है इसकी स्पीसीज है, D क्या है इसमें स्ट्रेन है, और जो ये रोमन नंबर है ये किसको डिनोट करना, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी को। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है इसको पढ़ लेते एक बार, क्या बोल रहा है, व्हाई डू ऑल द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वेयर एज मेजॉरिटी ऑफ मैराइन ऑर्गेनिज्म लैक देम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो फ्रेश वाटर होता है और मैराइन वाटर क्या होता है। तो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, तो देखिए जो मैराइन जो वाटर होता है वो हमारा कहाँ पे पाया जाता है, ओशियंस वगैरह में पाया जाता है, सी, ओशियंस इनमें पाया जाता है। ये हमारा कहाँ पे पाया जाता है, फ्रेश वाटर, रिवर्स, लेक्स वगैरह में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं फ्रेश वाटर वाले में। देखिए फ्रेश वाटर वाले में क्या होता है, यहाँ पे सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है, सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, कम होती है।
लेकिन जो फिश होती हैं, इनके अंदर पाए जाने वाले जो फिश हैं, उनके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से होगा क्या, अब फिश के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और फिश के अंदर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, जिसकी वजह से आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें किसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो देखिए जो हमारी रिवर्स वगैरह, लेक्स वगैरह, जो हमारे वाटर बॉडीज हैं, इनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। मीन्स मैं यहाँ पे सिंपली ले रहा हूँ रिवर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और जो फिश है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो होगा कि जो वाटर है वो रिवर में से फिश की बॉडी के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो स्वेल हो सकती है। तो इसी एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए उनके अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, जो कि हमारे किस में हेल्प करते हैं, जो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। जबकि जो हमारा मैराइन वाटर होता है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। और फिश की बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से तो जो फिश है उसकी बॉडी के अंदर जो ओशियन है उसमें से वाटर अंदर नहीं जा पाता है, तो इसके अंदर एक्सेस वाटर नहीं होगा। तो इस जब एक्सेस वाटर ही नहीं है तो उस एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए फिश को कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है उसका जो और वाला पार्ट है उसको देख लेते बेटा। ये क्या बोला, मेंशन एनी टू रोल्स प्रीडेशन प्ले इन नेचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीडेशन होता क्या है। तो देखिए जो प्रीडेशन है ये एक कैसा एसोसिएशन है, ये हमारा एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाला एसोसिएशन है। तो होता क्या है, यहाँ पे हमारी दो चीज होती हैं, एक तो होता प्रीडेटर जिसको हम हिंदी में कहते हैं शिकारी, और एक होता है यहाँ पे प्रे जिसको हम बोलते हैं शिकार। तो होता क्या है, जो प्रीडेटर है वो प्रे को क्या कर जाता है, ईट कर जाता है। तो यहाँ पे जो प्रीडेटर है उसकी तो क्या होगी बेटा, यहाँ पे जो भूख है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जो प्रे है उसकी तो जान चली गई ना बेटा, उसने तो जान से आदो बैठा वो तो होगा क्या, जो प्रीडेटर है इसको तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो प्रे है उसको क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारा क्या होता है, प्रीडेशन होता है। तो ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक को क्या हो, फायदा हो, और दूसरे को क्या हो, नुकसान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीडेशन। तो हमसे यही पूछ रहा है कि जो प्रीडेशन है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो होता क्या है, जो प्रीडेशन है इसकी यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंस लिख लेते हैं क्योंकि हमें दो ही इंपॉर्टेंस पूछी है। तो होता क्या, तो प्रीडेशन हेल्प्स इन एनर्जी ट्रांसफर from one trophic level to another trophic level, from one trophic level to another trophic level। दूसरा क्या है, जो प्रीडेटर है ये प्रे के नंबर को क्या करता, कंट्रोल करता है। तो इट कंट्रोल्स दी प्रे पॉपुलेशन। देखिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कोई फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में हमारे पास दो स्पीसीज हैं जिसमें एक प्रीडेटर होगा और एक प्रे होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास डियर और लॉयन है, जाहिर सी बात है, तो सबको पता है कि जो लॉयन है वो क्या होगा, यहाँ पे प्रीडेटर होगा, और जो डियर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रे होगा। मान के चलो अब इस फॉरेस्ट में ऐसी कंडीशन बन गई है, फॉर एग्जांपल शिकार की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, कि जो लॉयन है
ये सारे वहाँ से क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब होगा क्या, इनको कंट्रोल करने वाले, डियर्स को कंट्रोल करने वाले कौन थे, लॉयन थे, लेकिन लॉयन तो क्या हो चुके हैं, यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो होगा क्या, अब क्योंकि इन डियर्स को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो डियर्स की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब हो सकता है इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए कि उस फॉरेस्ट में जितनी भी ग्रास वगैरह मौजूद है वो सारी ग्रास वगैरह को क्या कर जाए, हीट अप कर जाए, जिसकी वजह से अब इनकी जो फूड है वो क्या हो जाएगा, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। अब फूड की शॉर्टेज होने की वजह से इनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, डियर के बीच में। तो अब डियर के बीच में कंपटीशन शुरू हो रहा है फूड के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, जिसकी वजह से जो डियर हैं अब वो आपस में ही फूड के लिए फाइट कर करके मर जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्या हो जाता, खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है सेक्शन बी का, जिसमें हमारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस विद एग्जाम्पल डिफरेंशिएट करना है बेटा जी हमको। देखिए होता क्या, पार्थिनोकार्पी क्या होता, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो सब क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। फॉर एग्जाम्पल बनाना जो हमारा होता है वो क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट क्या, पार्थिनोजेनेसिस क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है कि जो हनी बी होती है उसकी 3 कैटेगरी देखने को मिलती है हमें, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। तो जो ड्रोन होता है वो क्या होता है, मेल पार्ट होता है। तो जो ड्रोन है, ड्रोन बोले तो मेल हनी बी, वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। तो बेटा इसी के साथ हमारे सेक्शन बी के 2-2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। यदि आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की PDF चाहिए तो इसको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच। राम राम सारे भाइयों ने।